Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine and doing well. तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो आज हमें टॉपिक्स को देखना होगा कि हमने कहाँ तक उन टॉपिक्स को स्टडी किया था और हमें अब उन टॉपिक्स में कौन सी चीज़ स्टडी करनी है। तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम मरियम। मरियम बताइए बेटा, लास्ट टाइम मैंने कहाँ तक पढ़ाया था? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम बेटा, बताइए। सर लास्ट टाइम हमने हीट कैपेसिटी के फॉर्मूला तक पढ़ा था। फॉर्मूला तक पढ़ा था और कंटिन्यू तो नहीं पढ़ा था आगे इसके कुछ? नो, इसके ओके आगे बेटा, कुछ। थैंक यू। थैंक यू। हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे एक बार फिर, ताकि टॉपिक जो है वो तसलसल से चले और रवानी से चले। ठीक है, आपके पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है हीट कैपेसिटी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ टॉपिक्स में रिपीट करता हूँ लास्ट क्लास के, जो आखिरी के 5 से 6 मिनट में होते हैं, ताकि आपको मजीद वो रिवाइज भी हो जाए और उनकी आपको आगाही भी हो जाए कि वो क्या है। हीट कैपेसिटी हमारे पास कहलाती है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, the amount of heat energy required to raise the temperature of certain mass of a substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called heat capacity. The amount of heat energy required to raise the temperature of certain mass of a substance through 1 Kelvin or 1 degree Celsius is called heat capacity. उसको heat capacity का नाम दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं चेंज इन टेम्परेचर की बात करता हूँ। यहाँ देखिएगा भाई, चेंज इन टेम्परेचर बेटा जितना सेंटीग्रेड में होता है ना, उतना ही केल्विन में होता है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर जितना सेंटीग्रेड में होता है उतना ही केल्विन में होता है। अगर ये T1 मेरे पास है 10 डिग्री सेल्सियस और T2 मेरे पास है 20 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा T 20 minus 10 आंसर आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। But if I convert them first into Kelvin, then T1 will be equal to 10 plus 273, 283 Kelvin. 20 plus 273, 293 Kelvin. अब मैं इसका डेल्टा T निकालूंगा तो 293 minus 283, 10 Kelvin. तो आपने क्या सीखा? इंडिविजुअल टेम्परेचर्स अलग अलग हैं, लेकिन डेल्टा T's बिल्कुल सेम है। जितना डेल्टा T we have in Celsius, उतना डेल्टा T we have in Kelvin. तो change in temperature in centigrade is equals to change in temperature in Kelvin. तो मैंने अगर यहाँ सेंटीग्रेड और केल्विन लिखा है तो इसका मतलब कि टेम्परेचर के राइज की बात हो रही है, और टेम्परेचर का राइज होना, टेम्परेचर का फॉल होना डेल्टा T कहलाता है। तो मेरे पास अगर ये एक सब्सटेंस है, मास कुछ भी हो, मुझे मास की कोई परवाह ही नहीं है, मास कुछ भी हो, एनीथिंग, कोई भी मास हो, मास 5 हो, 10 हो, 15 लाख हो, 60 हो, कुछ भी हो, मास कुछ भी हो, मैंने इसको प्रोवाइड करी यहाँ से हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी को हम बोलते हैं डेल्टा क्यू। इसकी हीट एनर्जी मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि मैं इसका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा सकूं। तो किसी भी मास का, सर्टेन मास का मतलब होता है किसी भी मास का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सिस्टम को हम जो भी हीट देते हैं वो कहलाती है हीट कैपेसिटी। तो फॉर इफ यू वांट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, तो जो भी हीट आप सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे वो आपके पास कहलाएगी हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या है? हीट कैपेसिटी एक ऐसी हीट है जो किसी भी मास का 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दी जा रही है। अगर पानी का मास आपके पास है 5 केजी और आप पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपका सिस्टम जो हीट एब्जॉर्ब करेगा, हमें ये चेक करना है कि बस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमने कितनी हीट दी, दैट्स इट। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम उसको जो भी हीट देंगे वो हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अगर पानी का टेम्परेचर मैं 5 से बढ़कर 50 कर दूं,
तो अब मैं चेक करूंगा कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैंने कितनी हीट दी, तो वो भी इसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। तो हीट कैपेसिटी आपके पास एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी हीट एनर्जी है जो किसी भी मास का 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सिस्टम को दी जाती है। और हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं एस सी, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, एंड इट इज मेजर्ड इन जूल पर केल्विन। इसको जूल पर केल्विन में मेजर करते हैं। अब हीट कैपेसिटी जो होती है वो मास पे डिपेंडेंट होती है। अब वो मास पे डिपेंडेंट कैसे होती है? लाइक अगर मास चेंज होगा तो हीट कैपेसिटी चेंज होगी, अगर मास बढ़ेगा तो हीट कैपेसिटी बढ़ेगी, अगर मास कम होगा तो हीट कैपेसिटी कम होगी। और अगर मास के अंदर कॉन्स्टेंसी आ जाएगी, यानी कि मास कांस्टेंट हो जाएगा, तो हीट कैपेसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी। अब उसका चक्कर क्या है? उसका चक्कर ये है कि हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हीट कैपेसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी हाँ, अगर आपको मैं मिसाल दूं, आपके घर में इफ यू वांट टू गो फॉर अ कोचिंग, और आपके घर में जो खाना फ्रीज हुआ हुआ हो, और आपके घर में खाना फ्रीज हुआ हुआ हो, तो आपके घर में आपकी जो मदर है, अगर तो आपके पास टाइम होता तो वो पूरा का पूरा जो खाना है वो गर्म कर दी। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो आपकी जो मदर है वो एक काम ही करेंगी, उसमें थोड़ा सा पीस निकाली गर्म करेंगी। तो जब उस खाने में से थोड़ा सा पीस निकाल के गर्म किया जाएगा, तो वो इसलिए गर्म किया जा रहा है थोड़ा सा पीस निकाल कर, ताकि आपके पास वो जल्दी गर्म हो जाए। क्योंकि अगर मास कम होगा तो उसका हमें हीट भी कम देनी पड़ेगी, और अगर वो पूरी पतीली को गर्म करेंगी तो अगर मास ज्यादा होगा तो उसको हमें हीट भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर सिस्टम का मास बढ़ता चला जाएगा तो हीट कैपेसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। द लार्जर द मास, द लार्जर हीट इट विल नीड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से अगर मास कम होगा तो आपके पास हीट कैपेसिटी भी क्या पाई जाएगी? कम। तो हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करती है, याद रखिएगा। अब एक चीज हमने सोची, और हमने क्या सोचा? हमने ये सोचा कि अगर इसके अंदर वाटर है, और वाटर का मास अगर 7 kg है, तो मुझे इसका अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ठीक है। अगर ये एल्यूमिनियम है, और अगर एल्यूमिनियम का मास 10 kg है, मुझे इसका भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। अगर ये मेरे पास कॉपर है, और इसका मास भी अगर फॉर एग्जाम्पल 100 kg है, तो मुझे इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो मैं क्या करूंगा? मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मैं चेक करता रहूंगा कि मुझे कितनी हीट देनी पड़ रही है। तो मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा इंतजार। और दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से सबसे मुश्किल एक काम जो है वो इंतजार है। किसी भी चीज का इंतजार जो है वो हमें अक्सर बेचैन कर देता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस जब तक इसका बढ़ेगा नहीं तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह जब इसका 1 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ेगा तब भी मुझे इंतजार करना पड़ेगा। जब इसका भी 1 डिग्री सेल्सियस जब तक नहीं बढ़ेगा मुझे इंतजार करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई एक ऐसी चीज आए जिससे मास कुछ भी हो, और मैं उसको उस चीज से मल्टीप्लाई करूं, और मुझे पता चल जाए कि इतनी हीट मैं दूंगा तो 10 किलोग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, 100 किलोग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, और 7 किलोग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। मतलब मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी, मेरे पास एक फिक्स वैल्यू होगी जिसको मैं कहूंगा कितनी हीट दे, और फटाफट इसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाएगा। तो इसीलिए जहां पर हमें बहुत लार्जर लार्जर मास दिए जाते थे, एंड वी हैव टू वेट फॉर देम कि कब उनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज होगा, तो हमने अपनी आसानी के लिए एक हीट बनाई। और हमने अपनी आसानी के लिए जो हीट बनाई उसको हमने नाम दिया स्पेसिफिक हीट का। स्पेसिफिक को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खास है। खास क्यों है? इसको हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 kilogram of a substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called specific heat. हमने क्या करा? हमने हर सब्सटेंस का मास कांस्टेंट कर दिया, हर सब्सटेंस का मास हमने फिक्स कर दिया, और मास हमने कर दिया सबका 1 kg। हर सब्सटेंस का मास कितना कर दिया? 1 kg। तो अगर कॉपर है, कॉपर का मास भी 1 kg, अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का मास भी 1 kg, और अगर आयरन है तो उसका मास भी 1 kg। हर सब्सटेंस का मास हमने 1 kg कर दिया, और हमने पे ये चेक करा मास 1 kg, मास कांस्टेंट कर दिया।
तो अगर ये कॉपर था इसका मास था 1 kg, अगर ये आयरन था तो इसका मास भी आपके पास 1 kg था, और अगर आपके पास मौजूद था फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर, इसका मास भी आपके पास 1 kg था। ठीक है, हमने हर सब्सटेंस का मास कितना कर दिया, 1 kg 1 kg 1 kg। और फिर हमने चेक किया कि अगर इन सबके मास 1 kg हैं तो मुझे इसका टेम्परेचर का राइज भी चाहिए था 1 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर का राइज भी चाहिए था 1 डिग्री सेल्सियस, और इसके टेम्परेचर का राइज भी चाहिए था 1 डिग्री सेल्सियस। और इसको हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं डेल्टा क्यू, इसको भी हम हीट एनर्जी दे रहे हैं डेल्टा क्यू, और इसको भी हम हीट एनर्जी डेल्टा क्यू। तो फिर मैंने चेक किया भाई कि जब 1 kg की बात आएगी तो 1 kg के मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे सिस्टम को जो हीट देनी होगी वो स्पेसिफिक हीट होगी। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होती है हर सब्सटेंस के लिए, नोट कर लें, स्पेसिफिक हीट इज कांस्टेंट फॉर अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, क्यों? बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड फॉर अ मास ऑफ 1 kg, क्योंकि इसको आपने 1 kg के लिए मास के कैलकुलेट कर लिया है। स्पेसिफिक हीट इज कांस्टेंट फॉर अ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट है, और अगर ये सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट है तो उसको हमने कैलकुलेट किया हुआ फॉर अ मास ऑफ 1 kg। 1 kg मास के लिए कैलकुलेट हम कर चुके, यानी कि अगर 1 kg का मास था तो उसके लिए ऑलरेडी हमने आपके पास इसको कैलकुलेट कर लिया, तो इसका मतलब ये आपके पास जो है 1 kg के लिए मास के लिए कांस्टेंट है। अब एक जुमला याद रखिएगा, चाहे मास बढ़े या चाहे मास कम हो स्पेसिफिक हीट सेम रहेगी, नोट कर लें इसको, चाहे मास बढ़े या चाहे मास कम हो स्पेसिफिक हीट सेम रहेगी। स्पेसिफिक हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, specific heat is independent of mass, स्पेसिफिक हीट मास पे डिपेंड नहीं करती, स्पेसिफिक हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। चाहे मास बढ़े चाहे मास कम हो स्पेसिफिक हीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट एक ऐसी हीट है जो ऑलरेडी हम 1 kg के मास के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं। ये कैसी हीट है जो ऑलरेडी 1 kg के लिए मास के लिए कैलकुलेट की जा सकती है, की जा चुके, हम कर चुके। 1 kg का मास हमने लिया और 1 kg के मास के लिए हमने देखा कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ रही है। तो 1 kg के मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सिस्टम को जो भी हीट देंगे वो स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। अब हमारे पास अगर इसका फॉर्मूला देखें तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इसका फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इसको एम सी डेल्टा टी करके भी लिखा जा सकता है, सी बराबर है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, और इसको मैंने कहा ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, क्योंकि एम डेल्टा टी डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, और इसका ऐसा यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम इनटू केल्विन। Heat energy is measured in joules, mass is measured in kilogram, temperatures ऐसा unit is Kelvin, so its unit would become joule per kilogram into Kelvin। इसका यूनिट हमारे पास बनेगा जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन, तो ये जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन के अंदर मेजर होती है, और इसको हम स्पेसिफिक हीट का नाम देते हैं। यहाँ तक हमने इसके बारे में तस्करा किया। अब कुछ बातें बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा कि वो बातें आपके पास क्या हैं। अब जैसे कि वाटर है, हम अगर वाटर का टेम्परेचर कर दें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें और वाटर का मास हम 1 kg कर दें, वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, वाटर का मास 1 kg कर दिया, उसके ऊपर जब हमने स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करी तो हमें आंसर मिला 4200 जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती 4200। अगर हमने कॉपर की बात करी तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट कभी 386 कुछ बुक्स में लिखी हुई है, कुछ बुक्स में 390 लिखी हुई है, तो हमने ले ली 386 जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। वाटर हो गया, कॉपर हो गया। एल्यूमिनियम की लिखी हुई, एल्यूमिनियम की हमारे पास होती है 903 जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन, ये जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन होती है एल्यूमिनियम की। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि आपके पास जो है वो बात आती है फॉर एग्जांपल आइस की, तो आइस की हमारे पास स्पेसिफिक हीट हो जाती है 2100 जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। तो ये हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट हमने कैलकुलेट कर ली, और ये जब कैलकुलेट की गई तो सबके अंदर मास कितना रखा गया था 1 kg। तो इन सबके अंदर मास 1 kg, और ये कांस्टेंट है। मास बढ़ेगा मास कम होगा, मास बढ़ेगा मास कम होगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट आपके पास हमेशा सेम थी और वो आपके पास हमेशा सेम रहेगी।
तो उसको हम कहते हैं अपनी यूजुअल लैंग्वेज में स्पेसिफिक हीट। ये आपके पास स्पेसिफिक हीट कहलाती है, इसको स्पेसिफिक हीट का नाम दिया जाता है। अब कॉन्सेप्ट बनाए, कॉन्सेप्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें जो मास हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है, तो अगर इसमें मास डिवाइड हो रहा है तो उसके हिसाब से तो स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस की चेंज होनी चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा, आप जो आंसर निकाल रहे हैं ना वो आप डेल्टा क्यू का निकाल रहे हैं। जी हाँ, आपने एक चीज लिखी स्टार्टिंग में, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, आपने शायद पढ़ा नहीं उसको। इसका मतलब आप हीट एनर्जी का आंसर निकाल रहे हैं डेल्टा क्यू। कौन बेवकूफ कह रहा है आपसे कि यहाँ मास हमेशा 1 kg होगा? कौन कह रहा है? मैं तो नहीं कह रहा। कौन बेवकूफ कह रहा है कि यहाँ मास हमेशा 1 kg होगा? मैं तो नहीं कह रहा आपसे। यहाँ मास कुछ भी हो सकता है। मास 5 भी हो सकता है, मास 50 भी हो सकता है, मास 100 भी हो सकता है, मास 1 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द थिंग इज दैट कि मास बेटा डिवाइड हो रहा है, और जब कोई चीज डिवाइड होती है तो उसका न्यूमरेटर के लिए आंसर हमेशा फॉर वन आता है। जब कोई भी चीज डिवाइड होती है तो उसका न्यूमरेटर के लिए आंसर हमेशा फॉर वन आता है। तो ये हीट एनर्जी का आंसर देखा आपको फॉर 1 kg, बिकॉज मास इज इन डिवीजन, एंड व्हेन एनीथिंग डिवाइड देन यू हैव द आंसर ऑफ न्यूमरेटर जस्ट फॉर वन। आपको हीट एनर्जी का आंसर चाहिए कि वन, आपकी जो हीट एनर्जी चाहिए वो चाहिए 1 kg के लिए, कि 1 kg पे कितनी हीट एनर्जी कंज्यूम हुई, तो 1 kg के लिए जो हीट एनर्जी कंज्यूम होगी उसके लिए डेल्टा क्यू को आप एम से डिवाइड कर देंगे। और जब आप डेल्टा क्यू को एम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो हीट एनर्जी का फॉर 1 kg आएगा। तो तभी तो हम कहते हैं कि 1 kg के मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सिस्टम को हीट देंगे, वो डेल्टा क्यू यानी कि स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। बिल्कुल वैसी मिसाल है, बिल्कुल वैसी मिसाल है। अगर मैंने आपसे कहा कि 20 kg के मास ने हीट एब्जॉर्ब करी आपके पास 200 जूल, तो बताइए 1 kg के मास ने कितनी एब्जॉर्ब करी? तो आपने कहा 200/20, 20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड। अब यहाँ चेक कर लें, दिस इज हीट एनर्जी एंड दिस इज मास। तो जब आपने मास को डिवाइड किया हीट एनर्जी से तो आपको आंसर मिला फॉर 1 kg। तो इसका मतलब 1 kg के लिए आपको लगे कितने जूल्स? 10 जूल्स। तो मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मास कुछ भी हो सकता है। द थिंग इज दैट मास इन डिवीजन, एंड व्हेन समथिंग डिवाइड्स then you will have then you get the answer of numerator for 1। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि 1 kg के मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सिस्टम को हम जो भी हीट देंगे वो आपके पास क्या कहलाएगी? उसकी स्पेसिफिक हीट। उसको हम स्पेसिफिक हीट का नाम देंगे। स्पेसिफिक हीट को डिनोट किया जाएगा सी से, और इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब देखते हैं हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट के बीच में रिलेशन क्या है। तो हमने यहाँ देखा रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट के बीच में रिलेशन देखना है कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट के बीच में रिलेशन क्या है। स्पेसिफिक हीट है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ये स्पेसिफिक हीट है। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी अभी आप पीछे पढ़कर आए, अभी क्लास के स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था बेटा आपको। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज नथिंग बट हीट कैपेसिटी, वो हीट कैपेसिटी है। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी की जगह हमने पे एस सी लिख दिया, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी की जगह एस सी आ जाएगा, और नीचे लिखा हुआ है मास। अब ये मास डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो एस सी बराबर आ गया एम इंटू सी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। एच का मतलब है हीट कैपेसिटी, एच इंडिकेट्स हीट कैपेसिटी, एम इंडिकेट्स मास, और सी इंडिकेट्स स्पेसिफिक हीट। तो जब किसी भी सब्सटेंस का मास पता हो, उसकी स्पेसिफिक हीट पता हो, तो हीट कैपेसिटी आप निकाल सकते हैं। अब ये वाले तरीके से मेरी जान छुड़ गई। देख रहे हैं आप, मैंने क्या बोला था? 100 kg के मास का, 10 kg के मास का, 7 kg के मास का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना, इंतजार करना पड़ेगा। अब इंतजार करने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट पता है, आप उसको मास से मल्टीप्लाई करें, आपको उसकी हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। तो इसीलिए स्पेसिफिक हीट निकालने से जिंदगी आसान हुई, और जिंदगी आसान ये हुई कि अगर हमें सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट पता है, अब भले ही मास कुछ भी हो, तो जब आप उसकी मास को स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको उसकी हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। तो इसकी हीट कैपेसिटी आपके पास मास इनटू स्पेसिफिक हीट के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगी। ये क्या था, कहलाता है आपके पास क्या? हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी मास और स्पेसिफिक हीट के प्रोडक्ट के बराबर होती है। अब अगर मैं आपसे कहूँ क्या कि ये फॉर्मूला क्या जाहिर करता है, ये फॉर्मूला ये जाहिर करता है कि हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन मास, क्योंकि
स्पेसिफिक हीट तो मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, तो अगर प्रोपोर्शनलिटी हटती थी तो कांस्टेंट आता था. If you remove a proportionality, you will get a constant. But if you do oppositely, like if you remove constant, then you will get proportionality. तो आपके पास proportionality आएगी तो ये बन गया SC is directly proportional to M. यानी कि heat capacity is directly proportional to mass. तो अगर mass बढ़ेगा तो heat capacity बढ़ेगी, अगर mass कम होगा तो heat capacity कम होगी, और अगर mass constant हो जाएगा तो heat capacity भी constant हो जाएगी. तभी तो मैंने लिखा कि heat capacity depends upon mass. एक और मिसाल दे रहा हूं. अगर सब्सटेंस का मास है 2 kg और आपको उसकी हीट कैपेसिटी निकालनी है, और सब्सटेंस वाटर है, और वाटर की आपको अगर निकालनी है हीट कैपेसिटी, तो उसकी हीट कैपेसिटी बन जाएगी 2, और आप देखें स्पेसिफिक हीट कितनी है वाटर की 4200. अब इसी को मैंने 3 kg कर दिया तो ये बन जाएगा 3 इंटू 4200. अगर इसी को मैंने 4 kg कर दिया तो ये बन जाएगा 4 इंटू 4200. चेक करें जरा आप लोग, मास बढ़ रहा है लेकिन स्पेसिफिक हीट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो तभी तो मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक हीट रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. और जो चेंज हो रहा है वो कौन है? हीट कैपेसिटी. तो हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन मास. एज मास इंक्रीजेस हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस, बट स्पेसिफिक हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. स्पेसिफिक हीट आपके पास मास पे डिपेंड नहीं कर रही. ये कहलाता है एक टॉपिक जिसका नाम था हमारे पास हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट. और ये पीएमसी ने बहुत डिटेल में रखा है टॉपिक, तो इसलिए हमने इसको क्लास में डिस्कस किया. तो हमने आपके पास ये पढ़ा कि हीट कैपेसिटी जो होती है वो मास और स्पेसिफिक हीट के प्रोडक्ट के बराबर होती है. अब हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट हुई, इसके अंदर एक और चीज आती है, इसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट. अब हम डिस्कशन करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट की. ये मोलर स्पेसिफिक हीट आपके पास क्या होती है और उसको हम किस तरीके से डील कर रहे होते हैं. तो जब मोलर स्पेसिफिक हीट की बात आती है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट के अंदर जब मोलर स्पेसिफिक हीट की बात आती है, ये भी एक बहुत डिटेल टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत लंबा चलेगा. मोलर स्पेसिफिक हीट की जब बात आती है तो इसको हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. मोलर स्पेसिफिक हीट की जब बात आती है इसको हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 Kelvin or 1 degree Celsius is called molar specific heat. अब हमारे पास किलोग्राम का तस्करा साइड पे करते हैं. अब आ गया है मोल. 1 मोल का, इंस्टेड ऑफ मास नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मोल. 1 मोल का कोई भी गैस हो, 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए आप उसको जो भी हीट देंगे वो मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाएगी. If anybody asks you what is molar specific heat, then you will say if you want to rise or raise the temperature of 1 mole of a substance to 1 Kelvin, then it would be molar specific heat. तो 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सिस्टम को जो भी हीट दी जाएगी वो आपके पास कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट. तो 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सिस्टम को जो भी हीट देते हैं वो मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाती है. ये मेरे पास मौजूद है इस वक्त अगर ये गैस और इस सिस्टम के अंदर मौजूद है, आप इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं डेल्टा क्यू, और इसमें आप 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन. और मैंने अभी बताया था चेंज इन टेम्परेचर जितना सेंटीग्रेड में होता है उतना ही केल्विन में होता है. तो 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सिस्टम को हम जो भी हीट देते हैं वो कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट. तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, तो आपने जवाब देना है कि भाई मोलर स्पेसिफिक हीट एक ऐसी स्पेसिफिक हीट है जिसके अंदर हम 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं.
उसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी और इट्स यूनिट इज जूल पर मोल इनटू केल्विन। इसका यूनिट जूल पर मोल इनटू केल्विन के बराबर होता है। डेल्टा क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स और डेल्टा टी रिप्रेजेंट चेंज इन टेम्परेचर और वो आपके पास जो है वो डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी के बराबर होता है। अब गैसेस के अंदर जो हीटिंग का प्रोसेस होता है वो दो तरीकों से होता है। गैसेस के अंदर जो हीटिंग का प्रोसेस होता है वो दो तरीकों से होता है। अब वो दो तरीके कौन कौन से हैं जिनसे हम गैस को हीट कर सकते हैं? तो जहन में रखिएगा, गैसेस कैन बी हीटेड इन टू वेज। दो तरीके हैं जिनसे गैसेस को हीट किया जा सकता है। तो गैसेस कैन बी हीटेड इन टू वेज। दो तरीकों से गैसेस को हीट किया जा सकता है जिसमें से एक कहलाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कहलाता है एट कांस्टेंट प्रेशर। दो तरीके हैं जिनसे हम गैस को हीट कर सकते हैं। वन इज नोन एज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अदर इज नोन एज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मोलर स्पेसिफिक हीट भी हमारे पास दो होती हैं। एक होती है सीवी और एक होती है सीपी। सीवी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट at constant volume. Cv is the molar specific heat at constant volume. और Cp is the molar specific heat at constant pressure. टोटल दो मोलर स्पेसिफिक हीट है, एक Cv और एक Cp. Cv मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और Cp मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. One thing that I would like to tell you about them, दोनों में कुछ चीजें सेम है, ध्यान में सुन लें। इसमें भी 1 मोल होगा, इसमें भी 1 मोल होगा, इसमें भी 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, इसमें भी 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। इसकी भी इंटरनल एनर्जी सेम होगी और इसकी भी इंटरनल एनर्जी सेम होगी। तीनों चीजें सेम नहीं, याद रखें। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम का वर्ड भूल जाएं और कांस्टेंट प्रेशर का वर्ड भूल जाएं तो आपको पता होना चाहिए दोनों मोलर स्पेसिफिक हीट हैं। और अगर ये मोलर स्पेसिफिक हीट है तो इनके अंदर हमें 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है और अगर इनके अंदर हमें 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर टेम्परेचर का राइज सेम है। और अगर इनके अंदर टेम्परेचर का राइज सेम है तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर जो इंटरनल एनर्जी वो बिल्कुल सेम होगी। तो जो इंटरनल एनर्जी आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पे, और वो इसलिए सेम है क्योंकि इनके अंदर आपके पास टेम्परेचर का राइज सेम है। टेम्परेचर का राइज सेम, इंटरनल एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। ठीक, तो इसलिए अब द क्वेश्चन इज दैट क्या हम इनको जो हीट देंगे वो भी सेम होगी या हम इनको जो हीट देंगे वो अलग अलग होगी? तो याद रखिएगा, इनकी हीट अलग अलग होगी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपके पास टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाएगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट होगी कम, जबकि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर देर से राइज होगा, उसकी हीट होगी ज्यादा। मैं बताता हूँ क्यों। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट एनर्जी होगी कम, जबकि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट एनर्जी होगी ज्यादा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमें हीट एनर्जी कम देनी होगी, उसमें टेम्परेचर क्विकली राइज हो जाएगा, जबकि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपको हीट ज्यादा देनी होगी क्योंकि उसके अंदर टेम्परेचर देर से राइज होगा। ठीक है, अब ये बात हमें नोट कर ली। तो ये चीज जो है ना वो डिफरेंट होगी दोनों के अंदर। तो हीट इनकी अलग अलग होगी, बाकी सेम सेम होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक बात बताइएगा कि हमने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा, C बराबर है डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी। तो ये दो हिस्सों में टूट जाएगा। एक बार इसको बना लेंगे CV के लिए, तो ये बन जाएगा डेल्टा क्यू वी अपॉन एन डेल्टा टी, और एक बार CP के लिए बना लेंगे तो डेल्टा क्यू पी अपॉन एन डेल्टा टी।
और आप जानते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम की जो हीट होगी उसको हम डेल्टा क्यू भी बोलेंगे, इनकी हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और कांस्टेंट प्रेशर की जो हीट होगी उसको हम बोलेंगे डेल्टा क्यू पी, यानी कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जरा देखिए इसके अंदर चेंजेस क्या होते हैं एवरीवन। आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं डेल्टा क्यू वी, और ये हम प्रोसेस जो पढ़ रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो मैं क्लियरली मेंशन कर दूं यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम इसको हीट कर रहे हैं तो हमारा टारगेट वही है, वी वांट टू राइज 1 मोल 1 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसको कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर पढ़ रहे हैं तो हमने इसको हीट एनर्जी दी, जब हमने इसको हीट एनर्जी दी मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जब मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया टेम्परेचर बढ़ा इंटरनल एनर्जी बढ़ी। लेकिन पिस्टन फिक्स्ड है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो पिस्टन इज फिक्स्ड, तो वर्क डन बेटा हो गया 0। इसका मतलब फर्स्ट लॉ कहता है कि डेल्टा क्यू वी बराबर होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि आप जानते हैं जब मॉलिक्यूल को हीट करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ता है तो मॉलिक्यूल पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करते हैं, गैस एक्सपैंड होती है। लेकिन यहाँ गैस एक्सपैंड नहीं हो सकती, और एक्सपैंड इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि पिस्टन फिक्स्ड है, और अगर पिस्टन फिक्स्ड है तो इसका वर्क डन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका वर्क डन हो गया 0। और अगर इसका वर्क डन 0 हो गया तो डेल्टा क्यू वी सिंपल डेल्टा यू के बराबर आ गया। तो इसमें सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रही है, यू गेट इट। अब कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं। जब कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे तो सिस्टम वही था जो है, इतने हिस्से में यहाँ मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, ये आपके पास का गैप मौजूद है। अब आप इसको हीट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। जब आप इसको कांस्टेंट प्रेशर भी हीट करेंगे तो यू हैव अगेन द सेम टास्क, यू वांट टू राइज 1 मोल 1 डिग्री सेल्सियस। इफ यू वांट टू राइज 1 मोल 1 डिग्री सेल्सियस, आप जब आपने इसको हीट किया मॉलिक्यूल ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जब मॉलिक्यूल ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया इसका मतलब उनका टेम्परेचर बढ़ा, जब उनका टेम्परेचर बढ़ेगा उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, जब उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो अब आपके पास मॉलिक्यूल पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे मॉलिक्यूल ने फोर्स अप्लाई करी, जब मॉलिक्यूल फोर्स अप्लाई करेंगे तो योर गैस एक्सपेंड बाय पुशिंग द पिस्टन इन द अपर डायरेक्शन, दैट मींस वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने वर्क परफॉर्म किया। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपके पास फर्स्ट लॉ की इक्वेशन अप्लाई करें तो आप बोलेंगे सर यहाँ जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन बनेगी वो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन बनेगी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे जो आप इसको हीट दे रहे हैं ये इंटरनल एनर्जी भी चेंज कर रही है और वर्क डन भी करा रही है। कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर के अंदर इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है और वर्क डन भी हो रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर के अंदर इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है, वर्क डन भी हो रहा है। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसी ही है कि आपके पास एक बंदे के पास गाड़ी है और उसने आपके पास एक दोस्त को पकड़ा और उसने कहा मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अब जब उसने उसे घर छोड़ा तो पहले उसने उसके बंदे को यानी कि उसके दोस्त को घर पे उतारा और फिर वो अपने घर पे चला गया यानी कि अपने होम पर आ गया। फिर एक बच्चे के पास और गाड़ी थी, उसने दो दोस्तों को पकड़ा, उसने कहा मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। तो पहले उसने एक को छोड़ा, फिर उसने दूसरे को छोड़ा, फिर वो खुद घर आया। तो आपको पता होना चाहिए जो ये वाला बंदा है ना, आपके पास इसको टाइम ज्यादा लगेगा और इस वाले बंदे को टाइम कम लगेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक को ड्रॉप कर रहा है, ये दो को ड्रॉप कर रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी हीट एनर्जी का चक्कर है, यहाँ हीट एनर्जी सिर्फ एक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा। और यहाँ हीट एनर्जी दो में कन्वर्ट हो रही है तो यहाँ टेम्परेचर देर से बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर हमें दोनों का सेम बढ़ाना है, इसका भी 1 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 1 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का टेम्परेचर इक्वल बढ़ाने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे हमें हीट ज्यादा देनी पड़ती है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कम देनी पड़ती है। तो तभी मैंने यहाँ पे जुमला लिखवाया था कि कांस्टेंट प्रेशर की हीट ज्यादा और कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट कम। तो हमें दोनों के टेम्परेचर के अंदर राइस सेम लाना है। फिर किस बेवकूफ ने बोला राइस सेम क्यों लाना है? आप जवाब देंगे इसके अंदर राइस सेम इसलिए लाना है क्योंकि यहाँ पर हम दोनों के टेम्परेचर बिल्कुल सेम बढ़ाना चाहते हैं। हमें दोनों का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस, और अगर हमें दोनों का 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ज्यादा देनी पड़ेगी और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हीट है वो कम देनी पड़ेगी। तो इसलिए मुझे यहाँ पे एक जुमला लिखना है, फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर, फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर मोर हीट, पेंसिल की बैटरी लो हो गई है, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग लिखें, फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर
more heat is given at constant pressure than at constant volume. For equal rise in temperature, more heat is given. For equal rise in temperature, more heat is given at constant pressure than at constant volume. For equal rise in temperature, more heat is given at constant pressure than at constant volume. अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेचर का इक्वल राइज हो तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट है वो हमें ज्यादा देनी पड़ती है, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हीट है वो हमें कम देनी पड़ती है। तो यहाँ तक मैंने 10 बार रिपीट कर दिया एंड आई होप यू ऑल हैव रिटन इट। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा डेल्टा क्यू पी इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू वी। डेल्टा क्यू पी डेल्टा क्यू वी से बड़ा होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए जरा, ये दोनों फॉर्मूले आपने लिखे हैं, मैं इनको दोबारा लिखता हूँ आपके लिए ताकि आप लोगों की याददाश्त बने जरा थोड़ी सी। इसका फॉर्मूला लिखा था आपने, Cp बराबर है डेल्टा क्यू पी अपॉन एन डेल्टा टी, और Cv बराबर है डेल्टा क्यू वी अपॉन एन डेल्टा टी। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये इसमें 1 मोल है, इसमें भी n की वैल्यू 1 मोल, दोनों के लिए n की वैल्यू 1 मोल के बराबर है। इसके अंदर भी नंबर ऑफ मोल 1 मोल, इसके अंदर भी नंबर ऑफ मोल 1 मोल, इसके अंदर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, इसके अंदर भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। अब जब डिनोमिनेटर पूरा 1 हो गया, पूरा डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो डेल्टा क्यू पी सीपी के बराबर आ गया, तो जहाँ डेल्टा क्यू पी वहाँ सीपी लिखते हैं। और इसका डिनोमिनेटर भी पूरा 1 हो गया, तो डेल्टा क्यू बी सीवी के बराबर आ गया, तो यहाँ सीवी लिखते हैं। तो अब हमें पता चला सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होगा, ध्यान में रखिएगा। सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, नोट कर लें अपने दिमागों में। सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। सीपी सीवी से हमेशा बड़ा होता है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Molar specific heat at constant pressure is always greater than the molar specific heat at constant volume. Molar specific heat at constant pressure is always greater than the molar specific heat at constant volume. So Cp is always greater than Cv. Cp हमेशा Cv से बड़ा होगा। और अब ये Cp और Cv क्यों बड़े होते हैं, क्यों छोटे, आपको समझ में आ गई बात। बहुत डिटेल में मैंने आपको सारी चीजें इनके अंदर बता डाली कि ऐसा क्यों हो रहा होता है। अब आपके पास इनका 2 रिलेशन है जो आपने याद रखने। एक रिलेशन तो ये कि सीपी और सीवी का जो डिफरेंस है वो हमेशा आर के बराबर होगा, और ये आर कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसको वैल्यू हम देते हैं 8.31 जूल पर मोल इनटू केल्विन। सीपी और सीवी का डिफरेंस हमेशा आर के बराबर होगा, चाहे वो कोई भी गैस हो, मोनो एटॉमिक हो, पॉली एटॉमिक हो, डायटॉमिक हो। For any gas, the difference of Cp and Cv is always equal to R, no matter which sort type of gas you have. Either it is monoatomic, polyatomic or diatomic. Cp और Cv की subtraction हमेशा R के बराबर होगी। One thing, और दूसरा रिलेशन जो इसका है वो आपने नया पढ़ना है, गैमा एक कांस्टेंट है जो Cp अपॉन Cv के बराबर होगा। जब जब आप Cp और Cv को डिवाइड करेंगे तो आपको हर गैस के लिए कांस्टेंट मिलेगा, उसको हम बोलेंगे गैमा। गैमा एक कांस्टेंट है जो Cp और Cv की रेशियो के बराबर है। गैमा इज अ कांस्टेंट एंड द कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। गैमा एक कांस्टेंट है जो Cp और Cv की रेशियो के बराबर है। गैमा Cp और Cv की रेशियो के बराबर है, जबकि Cp और Cv का डिफरेंस आपके पास जो है वो R के बराबर होता है, उसको हम R का नाम देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि Cp और Cv की वैल्यूज बता दें कि डिफरेंट सिस्टम के अंदर Cp और Cv की क्या वैल्यू होती है, तो 2 रिलेशन Cp और Cv के पड़े। एक रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और एक रिलेशन गैमा बराबर है Cp अपॉन Cv के। अब हम देखते हैं जरा इसको आगे। यहाँ पे मैंने लिखा टाइप ऑफ गैस, गैस की टाइप क्या है। यहाँ मैंने लिखा Cp, यहाँ मैंने लिखा Cv, और यहाँ गैमा आ गया Cp अपॉन Cv। अगर मोनोएटॉमिक गैस होती है या डायटॉमिक गैस होती है अगर,
या फिर मोनो और डाई के अलावा इफ वी हैव पॉलीएटॉमिक। मोनोएटॉमिक गैस में आपको पता है कि एक एटम होता है। जो डायटोमिक गैस होती है उसमें एक एटम के अंदर आपके पास एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, और पॉलीएटॉमिक में जो होते हैं वो आपके पास बहुत सारे होते हैं, यानी कि मोर देन 2। तो मोनोएटॉमिक के अंदर जो सीपी होता है वो होता है 5/2r, और सीवी होता है 3/2r। और जब सीपी को सीवी से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 5/2r डिवाइडेड बाय 3/2r, तो r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5/3 का मतलब 1.67, ये गैमा की वैल्यू होती है। आप डिवीजन ना करिएगा, मैं सिर्फ आपके लिए शो कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट 1.67 लिखिएगा। अगर डायटोमिक होता है तो ये होता है 7/2r, ये होता है 5/2r। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगी 1.4। और जो पॉलीएटॉमिक होता है उसमें होता है 4r और 3r, और यहाँ से आपको वैल्यू मिलती है 1.33। ये डिफरेंट गैसेस के लिए आपके पास सीपी और सीवी की वैल्यूज है। गैमा सीपी और सीवी का रेशियो है तो इसमें उसका कोई यूनिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि सीपी और सीवी का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा आर के बराबर होगा। डिफरेंस आप चेक कर लें, इसके लिए आप निकाल लें, डिफरेंस का मतलब सीपी माइनस सीवी कर लें, तो 5/2r माइनस 3/2r, तो यहाँ 2 तो कॉमन एलसीएम आ जाएगा, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2/r, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आप देखें r आ गया। इसी तरह 7/2r में से 5/2r को माइनस करेंगे, 7 माइनस 2, 2/2r, 2 से 2 कैंसिल, r, 4r माइनस 3r भी r। तो इनकी सब्ट्रैक्शन हमेशा r के बराबर होगी, जबकि इनकी डिवीजन आपको एक रेशियो देगी, और वो रेशियो गैमा कहलाएगा, और उस गैमा को हम नाम देंगे आपके पास एक कांस्टेंट, वो आपके पास एक कांस्टेंट कहलाता है। ये जो सीपी माइनस सीवी अपॉन सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये जो एक रिलेशन है इसको फेडरल में नाम देते हैं मायर्स रिलेशन या मेयर्स रिलेशन, इसको मेयर्स रिलेशन बोलते हैं। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये मेयर्स रिलेशन कहलाता है, इसको मेयर्स रिलेशन का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। और आपके पास ये सीपी सीवी की मैंने आपको वैल्यूज बताई कि इनकी वैल्यूज आपके पास क्या पाई जा रही होती हैं, तो इनकी वैल्यूज यहाँ पे मैंने क्लियरली आपके सामने मेंशन कर दी, ठीक है। अब आपने देखना है इसका एक आखिरी टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट के बीच में क्या रिलेशन है? आपको पता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट जो होती है वो होती है C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T। मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर होती है कैपिटल C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T, जिसमें N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स और ये बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स में ये बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। तो कैपिटल C ऐसे ही आ गया, डेल्टा Q ऐसे ही आ गया। N का मतलब बन जाएगा मास अपॉन मोलर मास। N का मतलब मास का मतलब स्मॉल m, और मोलर मास का मतलब कैपिटल M, साथ में लिखा हुआ है डेल्टा T। ये जो मोलर मास है इसको ऊपर लेकर चले जाएं तो यहाँ पे आ गया m, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। This whole factor is equivalent to specific heat. ये पूरा फैक्टर स्पेसिफिक हीट के बराबर है। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी यू कैन सी हियर, स्पेसिफिक हीट C बराबर है डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। तो दिस होल फैक्टर इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट, तो C इज इक्वल टू M, और साथ में स्मॉल c आ गया यानी कि स्पेसिफिक हीट। तो कैपिटल C इज द मोलर स्पेसिफिक हीट, M रिप्रेजेंट्स मोलर मास, और स्मॉल c रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक हीट। सो अगर आपको मोलर मास पता हो और स्पेसिफिक हीट पता हो, and if you will take their product you will get molar specific heat। तो मोलर स्पेसिफिक हीट मोलर मास और स्पेसिफिक हीट के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो मोलर मास को हम जब जब स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मोलर स्पेसिफिक हीट पता चलेगी। तो कैपिटल C विल बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू C,
कैपिटल एम का मतलब है मोलर मास, स्मॉल सी का मतलब स्पेसिफिक हीट और कैपिटल सी का मतलब आपके पास है मोलर स्पेसिफिक हीट। टॉपिक ये आपके पास यहाँ पे हो गया खत्म। आप इसको यहीं पे रख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, फिर उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपनी फ्राइडे वाली क्लास में। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बात जरा गौर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। चाहे वो फेडरल बोर्ड हो या ए लेवल हो या फिर आपके पास वो सिंध बोर्ड हो या इंटरमीडिएट के बच्चे हो या किसी और बोर्ड के बच्चे हो, बहुत सारे टॉपिक्स निकाल दिए गए हैं। तो इसमें से भी बहुत सारे टॉपिक रीड में से निकल चुके हैं। वी हैव ऑब्सोल्यूटेड थर्मल एक्सपेंशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन, गैस लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूरा निकाल दिया गया है। तो सिर्फ थर्मोडायनामिक्स का पोर्शन बचा था, वो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट का पोर्शन बचा जो हमने अब कर लिया। अब जब हम फ्राइडे वाली क्लास में आएंगे तो हम इसकी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो अब हम फ्राइडे को इसकी वर्कशीट सॉल्व करना शुरू करेंगे। बस आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, जब आप फ्राइडे की क्लास में आए तो बेटा सिर्फ फॉर्मूले वगैरह पढ़ लीजिएगा ताकि आपको वर्कशीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आज की क्लास के हवाले से कोई सवाल है तो आप मुझसे करिए, और अगर सवाल नहीं है तो आप क्लास लीव करें ताकि तो मैं भी क्लास लीव कर दूँ। थैंक यू। जी मरियम बेटा बोले। सर मुझे क्लास के हवाले से क्वेश्चन नहीं है, मुझे ये पूछना था रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ पे मुझे मिलेंगे? You want recorded lectures of which subject? Of all classes or particular subject? Yeah, I need this particular lecture because my internet was failed between the lecture and I missed the half of it, so that's why. Okay, okay. In your WhatsApp group, you have a contact number of Sir Faraz. Okay. So you know him. Yeah, I know him. So you can ask the lectures from him, so he can give it to you. Okay. Okay, sir. Thank you so much. You're welcome. चलिए भाई, अल्लाह हाफिज बेटा।